Hello friends, once again welcome back to you all on our YouTube channel Learning Creations। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगेन एक और नई वीडियो ले आई हूँ मैं आप सबके लिए बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने बिजनेस फाइनेंस के क्वेश्चन के ऊपर 2 वीडियो कंप्लीट की हैं और उससे भी पहले हमने सीधा क्वेश्चंस पे जंप नहीं की। इवन हमने पहले सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया है। 6 to 7 वीडियोस आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनेगी। 2 to 4 वीडियोस आपकी एमसीक्यू की बनेगी। इसी तरीके से हम हर यूनिट को कंप्लीट करेंगे अपने यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स के लिए। ये वीडियोस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, सेट के लिए, पीजीटी लेवल एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होंगी। सो स्टे कंटिन्यू विद अस and today start with our new concept and new questions. This is the question number first for today's class. Which one of the following assumptions is not covered in the Volcker model of dividend policy? Dividend policy हमारी 2 टाइप की होती हैं, relevant and irrelevant. Relevant के अंदर 2 आती हैं, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल. irrelevant के अंदर आपकी अप्रोच आती है. All finance is done through the retained earning. बिल्कुल ये हमारी assumptions होती हैं. Firm business risk does not change due to additional investment. Yes, business risk को हम change नहीं करते due to additional investment in our Volcker model. Firm की हम infinite life मान के चलते हैं. बिल्कुल ये भी हमारी assumptions होती हैं. लेकिन जो अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर है ये आपका चेंज नहीं होता. इट इज कांस्टेंट. ये कांस्टेंट होता है, ये आपकी assumptions नहीं होती. देन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. देखो क्या क्या assumptions होती हैं आपके वॉल्टर मॉडल की. वॉल्टर मॉडल ओल्ड फाइनेंस डन थ्रू रिटेन्ड अर्निंग. फर्म की रेट ऑफ रिटर्न एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कांस्टेंट रहती है. देखो यही था यहाँ पे कि रेट ऑफ रिटर्न या आप कह सकते हो क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. वैसे अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर भी कांस्टेंट रहते हैं. रेट ऑफ रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कांस्टेंट रहती है. अर्निंग एंड आगे ना अगले पॉइंट में अर्निंग एंड डिविडेंड नेवर चेंज, कांस्टेंट ओवर द टाइम. गॉट इट. परपेचुअल लाइफ होती है, कोई टैक्स नहीं, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं होता. फर्म के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो पैसे को रिटेन कर लो या पैसे को पे कर दो. समझ में आया. याद कौन कौन सी आपको अच्छे से रखनी है. फर्स्ट इजीली याद रह जाती है. सेकंड आपको याद रखनी है, स्टार मार्क कर लो. ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं कि फर्म बिजनेस रिस्क डज नॉट चेंज विद द एडिशनल इन्वेस्टमेंट. एडिशनल इन्वेस्टमेंट के साथ फर्म का बिजनेस रिस्क चेंज नहीं होना चाहिए. गॉट इट. हो जाएगा याद. समझा मैं आपको चुकी हूँ. अब हमने वॉल्टर मॉडल की देखे तो साथ में गॉर्डन की भी assumptions देख लेते हैं. सेम फर्स्ट तो आपकी सेम ही रहेंगी कि ओनली इक्विटी आपके पास सोर्स है, कोई डेट का सोर्स नहीं है. रेट ऑफ रिटर्न, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कांस्टेंट, रिटेंशन रेशियो, ग्रोथ रेट कांस्टेंट, इन्फिनिटिव लाइफ ज्यादातर आपकी सेम है. जो एक मेन ये चेंज है, फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर होगी ग्रोथ रेट से. फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल ग्रेटर होगी ग्रोथ रेट से. एंड द लास्ट वन, इन्वेस्टर प्रेफर्ड सर्टेन डिविडेंड. assumptions number first, assumptions number 6 and assumptions number 7. इनको अच्छे से समझ लो, याद कर लो. इसके ऊपर यूक्यू स्टेटमेंट भी आपकी आ सकती है. फर्स्ट assumption है द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म ओनली, कोई डेट नहीं होगा. नेक्स्ट है आपकी जो याद रखनी है कि जो फर्म है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ जो है वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू दी ग्रोथ. एंड द लास्ट वन, इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं सर्टेन डिविडेंड, जिसके बेसिस पे हमारा बर्ड इन हैंड थ्योरी भी आई है. गॉट इट. नेक्स्ट, एमएम की भी सारी
एजम्पशंस देख लेते हैं। एमएम आपको बोलता है परफेक्ट कैपिटल मार्केट होती है। परफेक्ट कैपिटल का मतलब ही ये होता है कोई टैक्स नहीं होगा, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होगी, प्राइस जो है वो प्रोडक्ट का हमेशा सेम होगा, इवन जो प्रोडक्ट है वो भी आपका आइडेंटिकल होगा, सेम प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर भी किसी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन्वेस्टर बिहेव रैशनल, इन्वेस्टर जो होंगे वो रैशनल होंगे, पूरी मार्केट की नॉलेज उनके पास है। नो टैक्स आपका परफेक्ट कैपिटल मार्केट के अंदर ही आ जाता है, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो फर्म की वो फिक्स्ड रहेगी एंड इट नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड डिसीजन। इसको स्टार मार्क कर लो। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ ए फर्म इज फिक्स्ड एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड डिसीजन। देयर इज नो अनसर्टेनिटी, ऑल इन्वेस्टर हैव द सेम इंफॉर्मेशन। दैट इज जो इन्वेस्टर हैं वो रैशनल है, पूरी मार्केट की इंफॉर्मेशन है और सबके पास सेम इंफॉर्मेशन ही है। फर्म कैन इशू शेयर विदाउट कॉस्ट इफ नीडेड। गॉट इट। साथ ही तीनों मॉडल्स के फॉर्मूलाज भी कर लेते हैं। सबसे पहले वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला है आपका डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाय के होल डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपके गॉर्डन मॉडल के फॉर्मूला के अंदर आता है आपका अर्निंग 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी इंटू आर मल्टीप्लाई बाय 100। एंड द लास्ट एमएम मॉडल का फॉर्मूला होता है पीओ प्लस 1 पीओ इंटू सॉरी एक सेकेंड पीओ इंटू 1 प्लस के माइनस D1। ये आपके एमएम मॉडल का फॉर्मूला होता है। हमने फॉर्मूलाज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए हैं, आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हो। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल आता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल के अंदर। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड टू नेट वर्किंग कैपिटल। वहीं पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को मैं करंट एसेट के इक्वल भी रखती हूँ कुछ सिचुएशंस के अंदर। गॉट इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन द CAPM मॉडल। CAPM मॉडल हमने पिछली बार भी न्यूमेरिकल किया था, दोबारा न्यूमेरिकल आ गया। RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। RF क्या है? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका 9% है, बीटा आपका 1.4% है, RM अगेन 9, RF है RF एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी इन मार्केट 16% है। ये 16 माइनस 9 आएगा, RM माइनस RF होता है। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो गया आपका 5, 5 इंटू 1.4 प्लस 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 18.8। मल्टीप्लाई ही करना है, प्लस करना है, इसे सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिग्री ऑफ सुपर लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज आर सेम, वट वुड बी कैलकुलेटेड बाय। फॉर्मूला पूछ रखा है आपसे कंबाइंड लिवरेज का, एडिशनल होता है ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज में, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू आपका कंबाइंड लिवरेज या सुपर लिवरेज होता है। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ज्यादातर बच्चे इसमें एडिशन यूज कर देते हैं, यहाँ स्टार मार्क कर लेना, एडिशन नहीं होता है। गॉट इट।
Move on to the next question. Entering cash flow are reinvested at the rate of return equal to the internal rate of return is built-in mechanism for entering cash inflow are reinvested at the rate of return equal to the internal rate of return. Interim कैश फ्लो इज रीइन्वेस्टेड किस रेट पे किया जाएगा? At reinvested at the rate of return equal to the internal rate of return is built-in mechanism for interim cash flow reinvested at the rate of return equal to द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इन इंटरिम कैश फ्लो आपने री इन्वेस्ट करना है उस रेट पे जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है. ये बिल्ड इन मैकेनिज्म क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. जस्ट क्वेश्चन को देखो कितनी बुरी तरीके से घुमा दिया, एक बार तो पढ़ने में मैं खुद कंफ्यूज हो गई. यहाँ पे सिर्फ ये बोल रखा है कि जो आपको कैश फ्लो मिला है आपको उसे री इन्वेस्ट करना है ताकि आपको एक रिटर्न मिल सके. वो रिटर्न किसके बराबर होना चाहिए? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे. तो कौन सा मैकेनिज्म आप यूज करोगे? ऑफ कोर्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बराबर का आपको रिटर्न चाहिए तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ही तो यूज करोगी ना. कितना कंफ्यूज कर दिया बस क्वेश्चन को. कितना इजी क्वेश्चन है ये, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म फंड. कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपके लॉन्ग टर्म फंड आते हैं? बिल्कुल. कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपके ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म फंड आते हैं. इवन जो मैं कॉस्ट देखती हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर भी मैं ओनली लॉन्ग टर्म सोर्सेस की कॉस्ट देखती हूँ, शॉर्ट टर्म की देख के नहीं चलते हैं. This include equity share capital, preference share capital, debenture and all debentures and all reserve. क्या कभी भी आपके रिजर्व आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर? नहीं. कैपिटल स्ट्रक्चर में कभी भी रिजर्व नहीं आते. तो आपकी सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगी. देन ऑप्शन बी इज योर द करेक्ट आंसर. क्लियर है यहाँ तक? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है ये. आप तब तक रीड करो. एक बार मैं इसका थोड़ा सा होलिया सुधार दूं भाई. अब ये ऑप्शंस क्या थे मुझे तो पता भी नहीं है. कोई नहीं, आप इसको तब तक बिना ऑप्शन के सॉल्व करने का ट्राई करो. टू यस, करो अब इसे सॉल्व. पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड आपका किससे रिलेटेड है? ये है आपका कैपिटल बजटिंग. पे बैक पीरियड रिटर्न टेक्निक कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है. रिटर्न ऑन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल बजटिंग वेरीड साइज क्यूड 442 फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन. ये नीचे आएगा. बेनिफिट कॉस्ट रेशियो. गाइस एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं. सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
ये सही है, इसको सॉल्व करो एक बार। Relies yield method of capital. Relies yield method of capital. Taxation. Cost of total capital employed. Cost of total capital employed. Total cost, total capital employed की बात की गई है. Weighted average cost of capital आ जाएगा. डिविडेंड ग्रोथ इज कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल. डिविडेंड ग्रो हो रही है, उसको कंसीडर किया जाएगा आपकी कैपिटल के अंदर. डिविडेंड ग्रोथ इज कंसीडर्ड. कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये आपका एक मेथड होता है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर. रिलाइज यील्ड मेथड ऑफ कैपिटल, ये भी आपका एक इक्विटी का ही मेथड है. टैक्सेशन में आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है कॉस्ट ऑफ डेट के ऊपर. ऑप्शन 2 का 3 ए का ट्रू, ए का 2. ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आएगा. इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा से खुद भी प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को छोड़ दो. डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय. डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल किसने डेवलप किया है? डिविडेंड कैपिटलाइज मॉडल को ही आप गॉर्डन मॉडल भी बोलते हो. ये यहाँ पे स्टार मार्क कर लो. गॉर्डन मॉडल को डिविडेंड कैपिटलाइज्ड मॉडल भी बोलते हो. गॉर्डन मॉडल को डिविडेंड कैपिटलाइज्ड मॉडल भी बोलते हो. गॉर्डन मॉडल को डिविडेंड कैपिटलाइज्ड मॉडल भी बोलते हो. 4 बार बोलोगे चीजें याद हो जाएंगी. गॉर्डन मॉडल, क्या एक तो नाम होगा डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, दूसरा गॉर्डन मॉडल को बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट बोलते हो. मतलब ये हैं जितने भी ये अनदर अनदर चिड़िया तोते हैं ना, ये सारे गॉर्डन ने दिए हैं. ठीक है. डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, गॉर्डन मॉडल, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल. नेक्स्ट, ऑप्टिमम capital structure of a company is planned as per the consideration of. optimum capital structure को हम प्लान करते हैं किस कंसिडरेशन के ऊपर? क्या क्या चीजें हम कंसीडर करके चलते हैं जब हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैपिटल स्ट्रक्चर हम बनाते ही इसीलिए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ले सके. डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्या है? ताकि मैं प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न कर सकूं और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर सकूं. तो प्रॉफिटेबिलिटी तो आएगा ही आएगा. साथ में सॉल्वेंसी भी आएगा, ताकि मैं इतना डेट ना ले लूं कहीं मेरी कंपनी इनसॉल्वेंट हो जाए. बिल्कुल. मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर, शेयर की मार्केटेबिलिटी के लिए हम कैपिटल स्ट्रक्चर का यूज नहीं करते हैं. ओनली एंड ओनली आपको ऑप्शन नंबर 3 को यहाँ एलिमिनेट करना था. इवन ऑप्शन नंबर 4 भी आपका इसके अंदर आएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा इक्विटी अपने बिजनेस की सेल आउट कर दूं बाहर और मेरे बिजनेस के ऊपर किसी और का कंट्रोल हो जाए. तो उसके लिए मेरे को एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है. Then option A is the correct answer of this question. Next, insufficient working capital in any enterprise may also result in. insufficient working capital मतलब कि working capital जो है वो sufficient नहीं है, उससे क्या result निकल सकता है?
उससे रिजल्ट ये निकल सकता है फेलियर टू अडेप्ट दी चेंज, जो भी चेंजेस हमारे आने हैं उस पे मैं फेल हो जाऊं, मेरे पास वर्किंग कैपिटल इतनी नहीं है कि मैं चेंजेस ला पाऊं। अब अगर आप इनसफिशिएंट वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हो तो ओवर कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट तो आएगा ही नहीं। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे को जितनी कैपिटल की एक्चुअली में जरूरत है मेरे पास उससे ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ बात करी गई है इनसफिशिएंट की, मतलब कि कम अवेलेबल है। ओनली एंड ओनली ऑप्शन 2 को यहाँ एलिमिनेट करना था एंड आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं हम। इट रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, मेरे जो मैं ट्रेड और कैश डिस्काउंट देता था वो मैं अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। मैं चाहूंगा कि मैं कैश के अंदर ही सामान बेचूं, कोई फालतू डिस्काउंट ना दूं। रिड्यूस कर देता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन और सेल को, मेरे पास वर्किंग कैपिटल ही नहीं है, मैं रॉ मटेरियल नहीं मंगवा पाऊंगा जिससे मैं आगे गुड्स को और प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखो ये ना सारे के सारे ए टू जेड प्रीवियस ईयर ही हैं आपके, समझ आई बात। इन कैपिटल बजटिंग द टर्म कैपिटल राशनिंग एम्प्लाइज, कैपिटल बजटिंग के अंदर जो टर्म है कैपिटल राशनिंग वो आपको क्या बताती है, वो आपको बताती है कि आपके पास लिमिटेड फंड अवेलेबल है फॉर द बिजनेस, that you have limited fund available for the investment or for the business. Got it? सीधा टर्म को याद रखना है यहाँ पे। In certain equivalent approach adjusted cash flow are discounted at, in certain equivalent approach adjusted cash flow are discounted as, कम से कम आपको कितना कैश फ्लो चाहिए, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो मांगोगे ही मांगोगे ना। इक्विवेलेंट अप्रोच का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट अप्रोच का मतलब है कि आपको उतना पैसा मिल रहा है जितना आपको कहीं और से भी बहुत इजीली मिल सकता है। तो सर्टेन इक्विवेलेंट अप्रोच आपको ये बताती है कि सर्टेन आपको जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। गॉट इट। थोड़ी सी देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और कुछ भी नहीं है। अगेन रिपीट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ये हमने पहले की क्लासेस में किया था या शायद आज ही किया था, बट दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बजटिंग, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है कैपिटल बजटिंग के कंटेक्स्ट में। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रेलिवेंट, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो आपकी रेलिवेंट होती तो है, लेकिन कैपिटल बजटिंग के अंदर मैं दो टाइप की टेक्निक पढ़ती हूँ, एक रेलिवेंट एंड एक इरेलीवेंट। तो ये ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट आर ट्रीटेड एट प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो ये संक कॉस्ट क्या होती है। बेटा संक कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती है जिसका आपके फ्यूचर के डिसीजंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना, और यू कैन से संक कॉस्ट इज योर इरिवर्सेबल कॉस्ट जिसको आप अगेन रिवर्स नहीं कर सकते। तो कैपिटल बजटिंग भी आपका इरिवर्सेबल डिसीजन ही होता है, और कैपिटल बजटिंग डिसीजन जहां आप एक बार ले लेते हो वो आपकी संक कॉस्ट बन जाती है, आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ बोला है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट के अंदर की है उसको ट्रीट नहीं किया जाता एज ए संक कॉस्ट। दिस स्टेटमेंट इज योर नॉट ट्रू, नॉट ट्रू ही पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे के कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, यस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न हर्डल रेट, और जिसको मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के तौर से भी कंसीडर करती। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है कि मेरे को कितनी क्वांटिटी अगेन ऑर्डर करनी है जिससे कि मेरा प्राइस जो है वो मिनिमम आए। तो कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करने का मतलब क्या है, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज को मैं यहाँ लेके चलती हूँ। गॉट इट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर
53 on the basis of which of the following information what will be the EBIT earning before interest and tax आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसके लिए टाइम ले लो और एक बार खुद ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो बाद में ऑफ कोर्स मैं तो करवाऊंगी ही। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए, एक बार खुद सॉल्व करके देखो। इनडिफरेंस EBIT का मतलब क्या होता है कि जो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उससे जो आपका अर्निंग पर शेयर आएगा वो सेम आएगा। देखो, इनडिफरेंस लेवल का मतलब क्या है कि अलग अलग EBIT के ऊपर जो आपका EPS है फॉर द डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान इज सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका टोटल आउटले 60,000 है। अब टोटल आउटले आपका 60 लाख जो है, इसमें से आप प्लान ए के अंदर सारा का सारा इक्विटी से पैसा ले रहे हो, प्लान बी के अंदर आप 40 लाख जो है वो डेट से ले रहे हो एंड 20 लाख आप इक्विटी से ले रहे हो। तो कोई भी डिफरेंस नहीं कर रही हूं मैं, 60 लाख ही यहाँ था, 60 लाख ही यहाँ था। तो कौन सी ऐसी कॉस्ट होगी जहां पे आपका अर्निंग पर शेयर सेम आएगा? तो उसके लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो होता है EBIT माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, क्योंकि अगर मैं डेट लूंगी तो मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा, डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। ये आ जाएगा मेरा अर्निंग पर शेयर। तो ये आपको अमाउंट ये बता देगी कौन सी ऐसी अमाउंट होगी जिसके ऊपर आपका अर्निंग पर शेयर जो है वो सेम आएगा। एक बार इसको सॉल्व करके देखना, कोई डाउट आए तो फिर पूछना। इसको मैं सॉल्व कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। फिर फॉर्मूला मैंने बता दिया है, होप सो अब कोई डाउट आएगा नहीं वैसे फॉर्मूला होने के बाद। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉल्टर मॉडल की एजम्पशंस के ऊपर। कौन सी एक वॉल्टर मॉडल की एजम्पशंस नहीं है ये पूछ रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने किया था उसी के साथ हमने सारी एजम्पशंस पढ़ी थी, वॉल्टर की भी, गॉर्डन की भी एंड MM की भी। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लोगे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल लिवरेज मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर चेंज इन करंट एसेट। स्टेटमेंट 2 आपको दे रखी है, व्हेन द एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम इज इतनी यूनिट कॉस्ट जो है वो 6 रुपीज है। इन्वेंट्री कैरिंग चार्जेस आपके 25% पर एनम है। कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट आपकी 150 है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 700 आएगी। क्या ये सही है या नहीं? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2 divided by annual requirement divided by ordering cost, multiplying by ordering cost whole divided by carrying cost। ये आपका फॉर्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। √2 मल्टीप्लाई एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है 3200 यूनिट्स की। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है कॉस्ट ऑफ वन प्रोक्यूरमेंट, एक बार प्रोक्यू करने की कॉस्ट आपकी 150 रुपीज। केयरिंग कॉस्ट क्या आएगी आपकी? केयरिंग कॉस्ट आएगी आपकी यूनिट कॉस्ट इनटू केयरिंग चार्जेस। केयरिंग चार्जेस आपका 20% है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 25%, सॉरी 6 इंटू 0.25 आएगा। 6 को जब 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 इसका आंसर आएगा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 800, नॉट द 700। तो आपकी स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट होगी एंड द स्टेटमेंट 1 इज योर करेक्ट।
एक सेकेंड 55 वर्किंग कैपिटल लिवरेज मेजर ऑन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रिटर्न इक्विटी फॉर दी चेंजेस इन करंट एसेट। करंट एसेट नहीं, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी आता है आपका वर्किंग कैपिटल के अंदर। आपकी स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ पे बैक पीरियड। कौन सा फीचर नहीं है पे बैक पीरियड का? It is a simple method of cost recovery, not for profitability. हाँ, इसके अंदर हम कॉस्ट रिकवरी पे फोकस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं करते हैं। इवन पे बैक पीरियड के बाद जो हमें प्रॉफिट आता है उसको हम इग्नोर करके चलते हैं, और यही इसका क्रिटिसिज्म भी बनता है कि बाद कॉस्ट पे बैक पीरियड के बाद जो हमें रिटर्न मिलता है उसको इग्नोर करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिल्कुल पे बैक पीरियड के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। डिस्काउंटेड पे बैक के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। इट डज नॉट कंसीडर अ रिस्क एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट। इसके अंदर कोई रिस्क एसोसिएट नहीं होता, सिर्फ हम ये देखते हैं कि हमारा पैसा कितने टाइम के अंदर रिकवर हो जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। देखो फर्स्ट लाइन में ही अगर आपको ये बोला है इट इज सिंपल मेथड, सो हाउ कैन यू से इज डिफिकल्ट? सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपसे नॉट पूछा था कौन सा फीचर नहीं है, तो पे बैक पीरियड आपका डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेट करना, इट्स इजी एंड सिंपल मेथड। Which of the following is not a source of credit information of the prospective customer? आपको किसी कस्टमर को लोन देना है, उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, तो कौन सा एक सोर्स नहीं है इसमें से जिससे आप उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन जान सकते हो? इसमें से कौन सी एक इंफॉर्मेशन है आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताता है? Which of the following is not a source of credit information of the prospective customer? देखो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ आपको लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट एक वो लेटर होता है जो कि बैंक इशू करता है। किसके लिए? एक बायर के लिए, बायर के बिहाफ पे आप कह सकते हो। एक पर्सन होता है बायर, एक होता है सेलर। सेलर जो है वो अपना सामान देता है इस बायर को। अब बायर पैसा चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा? तो बायर के बिहाफ पे बैंक सेलर को एक लेटर देता है जिसमें ये श्योरिटी लेता है बैंक कि ये आपको बायर पैसा दे देगा, तो उसको कहा जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये आपका एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं होता। सॉरी, ये आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है। ऑफ कोर्स बैंक को पता चलता है कि रिटर्न किया था या नहीं किया था। आगे है बैंक रेफरेंस। बैंक रेफरेंस इज लाइक कि जब आप बैंक से पूरी की पूरी किसी कस्टमर की स्टेटमेंट लेते हो, दिस इज योर बैंक रेफरेंस। नेक्स्ट ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी के अंदर इन्वॉल्व होती है जो भी वो पर्सन काम करता है उससे रिलेटेड जो भी अदर बिजनेस पार्टी उसके साथ इन्वॉल्व है, जब आप उससे इंफॉर्मेशन लेते हो कि ये कैसा ट्रेडर है, ये टाइम पे पैसा देता है या नहीं, तो वो होता है ट्रेड इंक्वायरी। क्रेडिट ब्यूरो क्या होता है? क्रेडिट ब्यूरो वो एजेंसीज होती हैं जो कि क्रेडिट देती हैं, तो एजेंसी आपका एक सोर्स नहीं बन सकती, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ अर्निंग which is distributed among ये कुछ टाइपिंग एरर है, इस क्वेश्चन को स्किप करो, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द मोटिव ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री बाय द फर्म। करेक्ट ऑर्डर बताओ जिसके लिए हम पैसे को होल्ड करके रखते हैं, मतलब इन्वेंट्री को अपने पास में क्यों लेके रखता हूँ, उसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। कौन सा इसमें से रीजन है जिसके लिए मेरे को इन्वेंट्री होल्ड करके रखने की जरूरत पड़ती है? देखो मैं पैसे को अपने पास रखता हूँ ताकि मैं ट्रांजैक्शन कर सकूं, बिल्कुल। एनवायरमेंटल मोटिव कुछ नहीं होता। एनवायरमेंटल मोटिव इज ये आपका है तो CSR के अंदर आता है, लेकिन वो कैश की या होल्डिंग इन्वेंट्री के लिए तो यूज नहीं हो सकता।
प्रिकॉशनरी मोटिव मैं प्रिक्यू करके रखता हूँ फ्यूचर के लिए चीजों को, ये भी इसका ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट आपका स्पेक्यूलेटिव मोटिव, मतलब नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव मोटिव। कॉम्पिटेटिव मोटिव नहीं होता, मैं इन्वेंट्री को अपने पास नहीं रखता कंपटीशन के लिए, बल्कि मैं कंपटीशन के लिए तो इन्वेंट्री को सोल्ड आउट करना चाहता हूं। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला पूछा गया है। ऑपरेटिंग लिवरेज का बेसिक फॉर्मूला होता है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT को ही हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नेक्स्ट दे रखा है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है मेरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर आपका EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों फॉर्मूले भी होते हैं आपके कंट्रीब्यूशन के, तो ये भी मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। तो ये तीनों ही फॉर्मूले यहाँ पे आपके ऑपरेटिंग लिवरेज के बिल्कुल सही हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हाई लिवर्ड फर्म। हाई लिवर्ड फर्म का मतलब क्या है कि मेरी रिस्क जो है वो बिजनेस के अंदर ज्यादा है। हाई लिवर्ड फर्म का मतलब है कि मेरा रिस्क ज्यादा है। रिस्क ज्यादा होने का मतलब क्या है कि मैंने फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन यहाँ पे ज्यादा ले रखा है, मतलब मेरा फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है। एक का बनेगा ऑप्शन नंबर 3। दो ऑप्शन तो यहीं से एलिमिनेट हो गई। देन है इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मेरा ज्यादा है, तो बी का बनेगा ऑप्शन नंबर 4 एंड करेक्ट आंसर आपका यहीं से आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Next, both net operating income NOI approach and the MM approach assume that the cost of capital is independent of the degree of financial leverage। जो आपकी MM अप्रोच होती है वो आपकी इरेलीवेंट होती है, लेकिन NOI अप्रोच नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपकी रेलेवेंट अप्रोच होती है। इसीलिए यहाँ पे दोनों को ही आपको इरेलीवेंट बता रखा है, मतलब इंडिपेंडेंट बता रखा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कैपिटल स्ट्रक्चर विच मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मैक्सिमाइज द अर्निंग पर शेयर इज ए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। यस, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने का मोटिव ही हमारा ये होता है कि हम मिनिमाइज कर सके कॉस्ट ऑफ कैपिटल को और मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी अर्निंग पर शेयर को। आपकी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, इंडिकेटिंग द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फ्रॉम दी फॉलोइंग आएगा। इसमें से कौन सा एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मेथड है, आपसे ये पूछ रखा है। अर्निंग इल्ड मेथड बिल्कुल होता है, डिविडेंड इल्ड मेथड बिल्कुल होता है, डिविडेंड इल्ड एंड ग्रोथ मेथड भी होता है आपका, एंड CAPM मेथड होता है। ये चार आपके इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। ऑपरेटिंग इनकम इल्ड मेथड कोई मेथड नहीं होता कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का। गॉट इट। आज की क्लास अपने इतने ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट।